नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश्वर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और सरकार के गठन एवं कार्य, इन लगभग 7 टॉपिकों के हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो हैपिज कॉन्ट्रैक्टर, या फिर चार्ल्स कोरिवा, या फिर एडविन लुटियंस, या फिर विमल पटेल। तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विमल हसमुख पटेल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, तो कौन सी कंपनी है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, या फिर शाहपुरजी प्लंजी कंट्रस्ट लिमिटेड, या फिर एल&टी कंट्रस्टन, या फिर गेमोन इंडिया लिमिटेड। तो कौन कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसद से अभिप्राय है राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री लोकसभा एवं राज्यसभा, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। इन तीनों का संबंध ही संसद से है, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत की संसद, राष्ट्रपति संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, और निम्न सदन होता है लोकसभा। इनसे ही मिलकर बनती है। और संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है हमारे अनुच्छेद 79 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, या फिर अनुच्छेद 83। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसका? संसद का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 79। और अनुच्छेद 80 किसका है? तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में हो जाएगा लोकसभा। तो इसकी एक ट्रिक है स र ला। तो स से संसद, र से राज्यसभा, और लौ से लोकसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा संसद का 79, और राज्यसभा का 80, और लोकसभा का 81। तो इसमें किसका पूछा है? संसद का। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है एवं उच्च सदन कौन सा है, यह हमें देखना है। क्या निम्न सदन राज्यसभा एवं उच्च सदन लोकसभा, या फिर निम्न सदन लोकसभा एवं उच्च सदन राज्यसभा, या निम्न सदन लोकसभा एवं उच्च सदन विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्न सदन तो होगा लोकसभा, और उच्च सदन होगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ये पटवार एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारत में संसद में सम्मिलित है। तो संसद में कौन कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड है राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर 4 है उपराष्ट्रपति। तो संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो इसमें हो जाएगा 1 व 2, ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, या फिर जिला परिषद। तो किसको जाना जाता है हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। यह भी कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने
बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? संसद को की गई है, या फिर राज्य की विधानसभाओं को, या फिर पंचायती राज संस्थाओं को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता किसे प्रदान की गई है? तो ये की गई है संसद को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसद के द्वारा ही अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां संघ को ही सौंपी गई है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? वित्त आयोग में है, या फिर संसद में है, या फिर योजना आयोग में है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो किस में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसद। भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? तो ये निहित है संसद में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, या फिर नेता प्रतिपक्ष का होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होता है, या फिर राष्ट्रपति। तो कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 93 में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति को करेगा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो किसे करेगा लोकसभा का अध्यक्ष? तो ये करेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 94 के तहत। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो किन है? उत्तराखंड एवं झारखंड, केरल एवं कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान, या फिर पंजाब एवं ओडिशा। तो किसकी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है राजस्थान की या फिर आंध्र प्रदेश की, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। है तो दोनों की समान ही, आंध्र प्रदेश वाले आंध्र प्रदेश की बताएं और राजस्थान वाले राजस्थान की। तो इसका उत्तर है 3। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संसद में प्रस्तुत विधेयक कानून बनता है जब वह दोनों सदनों में पारित होता हो, या फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए जाने कि वह संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसद में प्रस्तुत विधेयक कानून जब बनता है जब अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति करता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर संसदीय कार्य मंत्री करता है। तो कौन करता है? तो ये करता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, और यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता तो है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर संसद या राज्यसभा के सभापति। तो कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही है। इसमें पूछा है आहूत कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति।
फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है प्रधानमंत्री का है, या संघीय मंत्रिपरिषद का है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का है, या फिर राष्ट्रपति का है। तो किसका है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो यह है राष्ट्रपति का। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद में सदन द्वारा इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो 45 दिन, 50 दिन, या 60 दिन, या 70 दिन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 दिन। यदि कोई सदस्य सदन में बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के सदन में अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 4 माह, 6 माह, फिर 8 माह, या 9 माह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है, 6 माह से अधिक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में यह दिया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 85(a) में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 4 बार है, या 3 बार है, या 2 बार है, या फिर 1 बार है। तो कितनी बार है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 2 बार। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि बिना संसद का सदस्य रहे एक मंत्री कितने समय तक मंत्री रह सकता है? संसद की पूर्ण अवधि तक, 2 वर्ष तक, 6 महीनों तक, या फिर 3 महीनों तक। तो कितने महीनों तक रह सकता है बिना संसद का सदस्य रहे एक मंत्री? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 6 महीनों तक वह मंत्री रह सकता है। बिना संसद सदस्य रहे एक मंत्री 6 महीनों तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर ही उसे संसद का सदस्य हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। या तो उसे 6 महीनों के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, या फिर उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 6 महीनों तक ही वह मंत्री रह सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता। संसद को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है, या फिर संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, या फिर संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा एक कथन सही नहीं है किसके बारे में? बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण में। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है। इसमें क्या दे रखा? अधिकार है, जबकि यह अधिकार नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि किस स्थिति के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, या वह किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, या वह अनुमोदित दिवालिया है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, या वह किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर वह अनुमोचित दिवालिया है, तो ये इसमें संसद एक सदस्य को निर्हित किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा सभी 1 2 व 3। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि नीचे दी गई कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान। फिर है ऑप्शन सेकंड संयुक्त
बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसमें एक ये बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। फिर है संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर ही बुलाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है, ये बात गलत है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए व 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में नहीं बल्कि 108 में है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। यह इसे संशोधित कर सकती है, यह इसे निरस्त कर सकती है, यह इसे रोक सकती है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के बारे में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। किसके पास, राज्यसभा के पास। किससे संबंधित, धन विधेयक से संबंधित। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। और यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो इसमें है कि राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है, 1 महीना, 14 दिन, 7 दिन या फिर 21 दिन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 दिन। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। ऑप्शन 2 है हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन 3 है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। या फिर ऑप्शन 4 हमारा कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा पहला ही सत्य नहीं है, बाकी तीनों सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष पारित होना आवश्यक है। तो किसका है, साधारण विधेयक का है या फिर संविधान संशोधन विधेयक का है या फिर वित्त विधेयक का है या फिर धन विधेयक का है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी भी उपबंध, परिवर्तन या निरस्त के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, ये दे रखा है हमारे अनुच्छेद 368 में। यह अलग अलग विशेष पारित होना ही आवश्यक है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है, धन विधेयक के है या उपराष्ट्रपति के पदच्युति है या फिर अविश्वास प्रस्ताव या संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, संविधान संशोधन विधेयक। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो कौन सी समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति या विभागीय स्थायी समिति या विशेषाधिकार समिति। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या
है, तो कितनी है? 10 है, 15 है, 18 है या 22 है, तो कितनी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। किसकी पूछा है? लोकलेखा समिति की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 22 है सदस्यों की संख्या। तो आज की क्लास में हम संघीय व्यवस्थापिका के लगभग 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या किसी एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।